चलो बच्चों मैं स्टार्ट करता हूं क्लास। हाँ अच्छा सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बोलना था कि आप लोग क्लास में बहुत कंफर्टेबली मेरे से बात कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको पूछना हो ना, मतलब 99% ऑफ योर क्वेश्चंस आई विल बी आंसरिंग इन द क्लासरूम इटसेल्फ। स्टिल अगर कोई बच्चा क्लास में कंफर्टेबल नहीं रहता, उसको लगता है कि सर डांट देंगे, डांटना मेरे को आता नहीं, मैं कभी जोर से नहीं बोलता किसी को, परेशान ज्यादा होता हूं तो क्लास से निकाल देता हूं ना। एक बार लास्ट मैं अच्छे से बोल रहा हूं कि आपको अगर क्लास में नहीं भी पूछने का मन होगा तो क्लास के तुरंत बाद मैं 15-20 मिनट आधा घंटा आप लोगों के लिए वेट करूंगा। मेरा रेस्ट रूम है यहाँ पे बगल में, तो आप वहां रेस्ट रूम में जाकर के आप मेरे से मिल करके बात कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का हो आप मेरे से बात कर सकते हो। लास्ट बात बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर्स कि अगर आप कोई दिन क्लास नहीं आ रहे हो और आप मान लीजिए वो चैप्टर ऑनलाइन कर रहे हो, गूगल ड्राइव से कर रहे हो या किसी भी और तरीके से कर रहे हो, तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट्सएप का क्वेश्चन का आंसर आने में 24 घंटा लगेगा। उसका रीजन ये, इतने सारे व्हाट्सएप कंपाइल्ड रहते हैं, उन सबको आंसर करते करते अगला व्हाट्सएप जो है सोने के बाद सुबह सुबह 100 और जमा हो जाता है। फिर उनको अगले दिन पूरा दिन भर टाइम लेकर के आंसर करो। अभी क्या ये ऑनलाइन पढ़ाई होने की वजह से ये एक तो प्रॉब्लम नया माथे पे आया है। तो टिल मैं सक रहा हूं, टिल इट इज पॉसिबल फॉर मी, आई एम आंसरिंग द व्हाट्सएप। और उस वक्त ना मैं बच्चों को कॉल भी करता हूं। मुझे लगता है कि वो बच्चों को व्हाट्सएप से समझ में ही नहीं आ रहा मेरा बात, तो मैं उससे बात भी करता हूं, वीडियो कॉल भी करता हूं, उसकी कॉपी भी देखता हूं कि तू क्या किया है, मेरे को जरा दिखा तो सही, तू क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो वो फैसिलिटी मैं देता हूं। हाँ, उसका मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता हूं। नाउ अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये कभी मत समझना कि मैं हंसा रहा हूं या हंस रहा हूं तो मैं हल्का आदमी, मेरा बॉडी का वेट देख लेना एक बार। हाँ, कहने का मतलब ये था कि पढ़ना है बच्चों। देखो बिना पढ़े नहीं होगा, नहीं होगा। अभी एक तो गुड न्यूज आप लोगों को बोलना था। अभी सीएमए का एक मेरा स्टूडेंट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेके आया है। परसों नरसों रिजल्ट आया ना सीएमए का। मैं सीएमए के बच्चों को भी पढ़ाता हूं, पर बेचारों को ना सीए के बच्चों के साथ ही पढ़ना पड़ता है। मेरा सीएमए का एक्सक्लूसिव कोई बैच नहीं होता। हाँ, उनके लिए सारी क्लासेस हैं, पर लाइव क्लास जो है ना वो मैं सीए वाले बच्चों का ही लेता हूं। उनको उसी के साथ मैनेज करना पड़ता है। उनके जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है ना उसको मैंने अलग से रिकॉर्ड कर दिया। जो सीए से हट के अलग चैप्टर्स हैं उसको अलग से मैंने प्रोवाइड किया है, पर लाइव क्लासेस में सीए वाली ही ले पाता हूं। और अब क्योंकि 25-26 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो बहुत ज्यादा क्लासेस लेता भी नहीं हूं। दिन में 2 क्लास अगर लिया तो ज्यादा हो जाता है। सो एनीवे स्टार्ट करें अब पढ़ना। आप कंफर्टेबल है मेरे से? मेरा नाम सुदर्शन अग्रवाल, जानते तो होंगे ही ना। क्या बोल रहे, इतना पैसा दिए सर, आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है। एनीवे सुनो बच्चों, आप लोगों का जो मैं सीए वाले बच्चों से बात कर रहा हूं। अगर कोई सीए में वाला बच्चा है तो इस चीज से अपने आप को दूर रखेगा। अभी जो मैं बोल रहा हूं, आप लोगों का जो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो उसमें टोटल मिलाकर के 1 और 5 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के आते हैं। आपको 5 लिखना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता दो, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के आएंगे, 5 लिखना है। पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन, वो कंपलसरी रहेगा। बाकी 5 क्वेश्चन आप कोई भी चीज अगर मिसमैच करेगा मेरे को बोल दीजिएगा। एज इज कैचिंग अप, नहीं समझे? तो उल्टा पलटा जब निकलने लगे ना तो बोल देना सर 2 मिनट रेस्ट लेकर के आज अंड मंड निकल रहा है, नहीं समझे? तो वो बोल दीजिएगा मेरे को। सर होगा नहीं, क्या क्या चीज होगा मैं आपको बता दूंगा मेरी क्लास में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों कि एक पहला वाला जो क्वेश्चन है ना वो कंपलसरी होता है और उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। आपको 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। वो डिफिकल्ट हो इजी हो उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वो कंपलसरी रहेगा। बाकी और कितने क्वेश्चन बचे? 5, उसमें से अपन को लिखना पड़ेगा 4 क्वेश्चन। ये जो चारों अपन को लिखना पड़ेगा, ये जो 5 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन अकेला 20 मार्क्स का हो सकता है। उसके अंदर 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के, 12-8, 8-8, 6, 12
4 4 कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यू गॉट द पॉइंट। वो अपन को अटेम्प्ट करना, उसमें एक चॉइस अपन को मिलेगा कि 5 में से 4 लिखना है। बेसिकली थ्योरी के क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब जिसमें बैठ करके 4-5 पैरा लिखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जो 80 मार्क्स का पीछे वाला रहा ना 4 क्वेश्चन जो मैंने बोला, 20-20 मार्क्स वाला 4, वो तो हार्ड कोर प्रैक्टिकल है। हार्ड कोर प्रैक्टिकल मींस लेजर बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ट्रायल बैलेंसेस बनाना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, कैश फ्लो बनाना, जिसको बोलते हैं जिसमें फिगर वर्क होगा, जो बच्चों को बहुत पसंद है। वो ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि हमको प्रैक्टिकल समय मिल जाए 100 का 100। पहला वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जो 5 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर एएस बेस्ड होते हैं। क्या बेस्ड? एएस बेस्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होते हैं पहले वाले 4 क्वेश्चन। तो उसमें कुछ कुछ लिखना पड़ता है, बिकॉज देयर काइंड ऑफ केस स्टडी कि ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इस एएस के हिसाब से बताओ कि तुम्हारा व्यू क्या है। बट वो भी ना वैसा थ्योरी नहीं है कि व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हु कैन डू द ऑडिट्स। इस तरह के क्वेश्चन अकाउंटेंसी में आपको नहीं देखने मिलेंगे। एस बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो वेरी मच प्रैक्टिकल। यू गॉट द पॉइंट। हम लोग बीच बीच में आपका टेस्ट लेंगे, 3-4 चैप्टर। अब तो लाइव क्लास होने लग गई है, तो इतने सारे बच्चे लाइव क्लास में कितने दिन के बाद देख रहा हूं, तो इट्स वेरी ट्रीट टू माई आईज नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी। और ऐसे मैं लाइव क्लास, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका से समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव हूं। मैं आपका चेहरा देख के बता दूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। 26 साल हो गए, 27वां साल में इन कर गया मैं पढ़ाने में, और गलती से भी ना मैं लिप रीडिंग बहुत स्ट्रांग करता हूं। थोड़े दिन के बाद तो मास्क उतर ही जाएगा। आपस में जब आप बात करोगे ना, मेरे बारे में कुछ भी खराब मत बोल लेना, क्योंकि मैं पकड़ लूंगा वो बच्ची उस बच्ची से क्या बोल रही है, मैं पकड़ लूंगा। मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा, पर मैं वो पता कर लेता हूं, ठीक है। तो वो कभी मेरे बारे में खराब मत बोलना। बाहर जाके बोलो ना जी, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो दे दिया तू। सो नाउ अब अपन पढ़ाई में आते हैं, ठीक है। सिंसियर नोट पे लेट अस स्टार्ट आवर स्टडीज फॉर टुडे। कॉपी में 1-1.25 घंटे का एक बेसिक का क्लास लूंगा मैं, फिर बेसिक्स का कुछ और क्लासेस होगा बाद में। अभी 1-1.5 आवर के बाद आई विल बी स्टार्टिंग आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको सिंगल एंट्री बोला जाता है। बट पहला 1-1.25 घंटा जस्ट आप लोगों को देखने के लिए कि आप किस सिचुएशन में हैं। ओके, तो लिखिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ और लिखने का मन है कि समझ में आ गया बात? आ गया ना, थैंक यू। हाँ, क्यों टाइम वेस्ट करें, पढ़ते ना। अच्छा, अराउंड 1.5 आवर्स, मतलब 2 बजे मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, 3:30 से लेके 3:40 के बीच में मेरे को याद दिला देना कि सर अपन को 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं भूल जाता हूं तो फिर वो लगातार पढ़ाते ही रह जाता हूं, ठीक है। 10 मिनट का एक ब्रेक अपन लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 3:30 से 3:45 के बीच में। उसके बाद जब भी मैं ब्रेक दूंगा, उसके बाद 10 मिनट के बाद अपन वापस आएंगे क्लास में। गॉट इट? वो आप मेरे को बीच बीच में याद दिला दीजिएगा। बीच बीच में मतलब हर 5 मिनट के बाद नहीं बेटा, उसी वक्त कि हाँ सर अब ठीक है सर, थोड़ा सा थक गए तो सर अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। वो आप लोग आ गए हैं क्या? गुड। ये लोग लास्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये 4-5 बच्चियां जिनको मैं देख पा रहा हूं। अचानक मास्क खुला तो मैं पहचाना इसको। ये लोग लास्ट बैच में, इनके 2 चैप्टर मैं लाइव नहीं करवा पाया था, सिंगल एंट्री एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो ये लोग वो करने के लिए आए हैं। बाकी इनको मैंने बोल दिया था अगर आप आओगे तो बचर बचर नहीं करना है। ये लोग सारा चैप्टर पढ़ चुका, समझ रहे हो, इनको पूरा ज्ञान हो गया है। अब ये लोग बीच में बोलेगा तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगी, मतलब हमको तो क्या होगी, तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो इनको मैंने बोल दिया तुम लोगों का माउथ शट रहेगा, बाकी आप लोग कंफर्टेबल मेरे से जो क्वेश्चन पूछना होगा पूछेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लिखो कॉपी में।
लिखा? आधा से ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिला करके हम लोगों का गुजरेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, मोर देन 50%। क्या होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स? दे इंक्लूड अ प्रॉफिट एंड लॉस, अ बैलेंस शीट, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अ नोट्स ऑन अकाउंट्स एंड अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ यू आर एन इंड एस कंप्लायंट कंपनी। अब ये एस क्या होता है और इंड एस क्या होता है, इसके बारे में जस्ट 15 मिनट के बाद मैं लेक्चर देने वाला हूं। 4 जो मैंने फिनेंशियल स्टेटमेंट पहला वाला बोला, नाम तो सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सुना होगा नाम, पी एंड एल अकाउंट बनाए होंगे टी शेप में, बनाया ना बेटा? अच्छा सब फाउंडेशन पास करके आए हो? डायरेक्टली भी जो ग्रेजुएशन करके आए, डायरेक्टली ग्रेजुएशन करने के बाद एंट्री मिलती है ना? कोई डायरेक्ट एंट्री का स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन के बाद आया है, फिनेंशियल स्टेटमेंट पीएल बैलेंस शीट तो बनाया होगा ना बच्चों? गुड। तो ना मैं एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं करूंगा कि लेट स्टार्ट व्हाट इज अ पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज अ रियल अकाउंट, चलो जर्नल एंट्री का एंट्री पूछते हैं, सैलरी टू बैंक, ये सब नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ये मान के पढ़ा रहा हूं कि तुम फाउंडेशन पास करके आया, पास किया है तो गुड। तो चलो बच्चों, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का नोट लिखो, दे इंक्लूड ए बी सी डी ई करके 5 नाम। पी एंड एल स्टेटमेंट लिखो या पी एंड एल अकाउंट लिखो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पी एंड एल अकाउंट बोलना बंद हो गया है। कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड डजंट से आई एम प्रिपेयरिंग ए पी एंड एल अकाउंट। सुदर्शन अग्रवाल एज एन इंडिविजुअल स्टिल सेज कि ही हैज प्रिपेयर्ड हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। मैं अभी भी पी एंड एल अकाउंट बनाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या बनाता है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। वो लोग पी एंड एल अकाउंट नहीं बोलते, उनको बोलना मना किया गया है। सर किसने मना किया? द आंसर इज शेड्यूल 3 ने मना किया। किसने? शेड्यूल 3 ने मना किया। सर शेड्यूल 3 क्या है? कंपनी माने कॉर्पोरेट वो एक्ट है ना, क्या बोलते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। मैं थोड़ा पैदल हूं इन सब चीजों में। पैदल मतलब वीक। जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें शेड्यूल 3 एक पार्ट है। उस पार्ट में यह बताया जाता है कि आप कैसे बैलेंस शीट बनाओगे, कैसे पी एंड एल बनाओगे, क्या नाम लिखोगे ऊपर में, नीचे में, कहां पे क्या दिखाओगे, एवरीथिंग। और ये आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ाया जाएगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पे। करीब करीब 1.5 महीने के बाद उसका वक्त आएगा। ओके, तो आप भी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलेंगे। जैसे कंपनी का बात आना चालू होगा ना, तो आप भी पी एंड एल अकाउंट नहीं बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलेंगे। और जब कोई इंडिविजुअल का पी एंड एल बनाओगे ना, मेरा टाइप का, जैसे आज जो बनाओगे आज कल परसों, तो पी एंड एल अकाउंट बोलेंगे। दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, नाम का डिफरेंस है। ओके, नीचे लिखो सी। कैश फ्लो स्टेटमेंट, B, notes on accounts, फिर लिखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। जो ई नंबर है उसके नीचे लिख दो, या उसके सामने जगह है तो वहां लिख दो, एप्लीकेबल ओनली फॉर इंड एएस कंप्लायंट कंपनीज।
बोर्ड पे दिख रहा है ना ठीक से? गुड। रेडी? गुड। अभी थोड़ा देर के लिए बात करते हैं कि इंड एस कंप्लायंट कंपनीज का मतलब क्या हुआ। मतलब यह हुआ कि वो कंपनीज जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एस के हिसाब से बनाती हैं। अब सर इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हुआ? द आंसर इज इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर प्रिपेयर्ड इन इंडिया एट पार विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब हमारे यहां पे, हाँ बेटा आज बैठो, हमारे यहां पे एक नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, अभी बनाया गया, 4 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। नहीं समझे? IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, मतलब आप ये समझ लो कि लंदन में जैसा PL बैलेंस शीट बनता है ना, वैसा P&L बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों ने नया सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया। 2016 अप्रैल 1 was the first or was the beginning और फर्स्ट डेट जिस साल से इंड एस इंडिया में एप्लीकेबल हुआ। मतलब 2016-17 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था ना, उस साल पहली बार रिलायंस ने अपना बैलेंस शीट, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड एस के हिसाब से बनाया। तो 16-17 ऑनवर्ड्स अब उसको इंड एस के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बनानी है। क्लियर? अब तुम बोलोगे सर व्हाई रिलायंस प्रिपेयर्स इट्स बैलेंस शीट एज पर इंड एस? द आंसर इज इंड एस जिन कंपनियों पे एप्लीकेबल है, जो बेंचमार्क है इंड एस के एप्लीकेबिलिटी का, वो रिलायंस उसको मैच करता है। तो सर क्या बेंचमार्क है? बेंचमार्क है लिस्टेड कंपनी होने से, आगे बोलिए, इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। क्या रिलायंस लिस्टेड कंपनी है? लिस्टेड यू नो वर्ड? अच्छा, कोई भी वर्ड आपको नहीं पकड़ में आए, कुछ नहीं समझ में आए, आप ये स्ट्रेस मत लेना कि बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है। अरे इन्फॉर्म्ड है वो, तुम इन्फॉर्म्ड नहीं हो। 15 सेकंड में तुम भी इन्फॉर्म्ड हो जाओगे, तुम भी बोल दोगे। और क्लास में बोलने में दिक्कत है, क्लास खत्म होने के बाद मेरे से रेस्ट रूम में मिल लोगे, मैं वहां पे क्लियर कर दूंगा। क्लियर? लेकिन बोलना, बात करना मेरी क्लास में, जैसे अभी जैसे बात कर रहे हो, जैसे बोल रहे हो, ठीक है एकदम। सो any listed company has to apply Ind AS for preparing their financial statements. 2. If it's a non-listed company, छोटी कंपनियां, but having a net worth, क्या? नेट वर्थ मतलब टर्नओवर नहीं, मालिक के पास जो पैसा है वो कैपिटल। यस, कैपिटल। तुम्हारे वर्ड्स में बात करें तो कैपिटल। अदरवाइज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, कंपनी के वर्ल्ड में जब बात करें तो हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। क्या बोलते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स फंड। बिकॉज कंपनी का मालिक शेयर होल्डर लोग होता है, तो शेयर होल्डर का जो फंड बैलेंस शीट में आपको बनाने मिलेगा, शेयर होल्डर्स फंड वगैरह सब चीज सीखेंगे आप। पहला दिन 100%, आज ही थोड़ी सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना बेटा? तो जिसका ड्यू टाइम जब आएगा ना, अपन उस वक्त और क्लियर हो जाएंगे। उतना सा टाइम मैं कभी कभी लूंगा आपसे। ओके ना, लिसन। तो अगर कोई कंपनी का नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड, जिसका तीसरा नाम है इक्विटी, क्या है? इक्विटी। 3 नाम से जाना जाता है, नेटवर्थ, शेयर होल्डर्स फंड और इक्विटी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये 3 नाम है। इंडिविजुअल की दुनिया में क्लोजिंग कैपिटल जिसे कहते हैं, कैपिटल वर्ड यूज करते हो ना, कैपिटल। तो जिस कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, कितना बोला? 250 करोड़, छोटा अमाउंट नहीं है बेटा। 250 करोड़ से ऊपर अगर उसका नेटवर्थ है और वो अनलिस्टेड स्पेस में है, मतलब उनका शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होता, यानी उसने कभी भी पब्लिक में अपना शेयर इश्यू नहीं किया। बिकॉज वंस यू इश्यू योर शेयर्स टू द पब्लिक, यू हैव टू गेट योर शेयर्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। दैट्स ए वेरी सिंपल रूल। अगर आप पब्लिक में शेयर इश्यू करेंगे, बोलो हिंदी में क्या बोला मैं, तो आपको अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट जो बड़ी कंपनी जिसका नाम आप लोगों की जुबान पे होगा, गर्ल्स मस्ट बी नोइंग, नायिका। हाँ, आई हैड इन्वेस्टेड सम मनी टुडे, आज कुछ खरीदा है नायिका का शेयर। आई डोंट नो अबाउट द कंपनी बट स्टिल मैं बोला पहला वाला तो ऐसे खरीद लेते हैं।
उसके बाद पता करेंगे। तो नायिका का शेयर मैं कैसे खरीद पाया? स्टॉक एक्सचेंज से। तो नायिका लिस्टेड क्यों हुआ? पहले तो नहीं था, क्योंकि उसने पब्लिक में शेयर इश्यू किया। कब किया? 4 महीना पहले। अभी 3-4 महीना पहले वो जो लेडी है वो कोई बैंक की पहले टॉप नॉच मैनेजर थी, फिर उसने जॉब रिजाइन करके उसके बाद उसने अपनी कंपनी बनाई। पीपल से द कंपनी विल डू गुड इन फ्यूचर। मेरे बोलने पे कोई शेयर खरीद मत लेना। हेलो, ओके, जस्ट पढ़ाई को कोरिलेट करने के लिए ये सब बातें मैं कहता हूं। नाउ तो क्योंकि उसने शेयर इश्यू किया, पब्लिक को बेचा। आपके फाउंडेशन में एक चैप्टर होता था इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एम आई करेक्ट? उसमें कंपनियां शेयर इश्यू करती थी, आप पहला जर्नल एंट्री मारते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो नायिका की उस बच्ची ने भी, उस लेडी ने भी वो एंट्री मारी होगी। नहीं समझे बात को? फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, याद कीजिएगा। अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट, कॉल टू कैप। मैं ऐसे बोल सकता हूं ना? हेलो, ठीक है ना? अगर कभी भी लगे सर आप अब थोड़ा आगे निकल गए हो, मेरे को रोक देना, मैं थोड़ा पीछे आकर के वापस से स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो ये सब एंट्रियां उस फाल्गुनी नायर ने जरूर, वो उसका नाम याद आ गया, पहले नाम भूल रहा था मैं, बोलते बोलते नाम याद आया। उसने जरूर एंट्रियां मारी होगी अपनी बुक्स में, कंपनी की बुक्स में, नहीं समझे? इसलिए उसको अपना शेयर लिस्टेड कराना पड़ा। और लिस्टेड कराना पड़ा तो अब वो ब्राउजर्स पे, मैंने स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है, तो मैं खरीद सकता हूं ना। एनीबडी कैन बाई एंड सेल, नो? तो मैं आज थोड़ा सा शेयर खरीद के आया हूं नायिका का। यू गॉट द पॉइंट? अब और एक बात बताओ, नायिका इज लिस्टेड? नायिका इज लिस्टेड? इंड एस के बारे में बोलो। अब 250 का चीज का, अब 250 क्या चीज का? अब जरूरी है 250? लिस्टेड होते ही तो आपको इंड एस के अंदर आना पड़ेगा, काम खत्म। अनलिस्टेड के लिए 250 करोड़ का नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट है। यू गॉट द पॉइंट? अभी ना बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां, कौन कौन? बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां इंड एस के एप्लीकेशन से बाहर हैं। सूनर, हो सकता है आपने पढ़ते पढ़ते ही, हो सकता है इंटर नहीं तो फाइनल पढ़ते पढ़ते ही, आप कहीं भी पढ़ें, कोई जरूर नहीं मेरे से पढ़ें, पर पढ़ते पढ़ते ही हो सकता है कि बैंक्स के ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाए, इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल हो जाए। अभी ये दोनों टाइप की कंपनियां इंड एस के एप्लीकेशन से बाहर हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, देन सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? वो क्या है? देयर ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या बोला? ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, obviously not in parity with international reporting standards applicable for rest of India. नहीं समझे? applicable for rest of India, बाकी लोगों के ऊपर एस एप्लीकेबल है, चुनिंदा कंपनियों के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल है। अच्छा, इंड एस किसी इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल नहीं है, क्यों? यहां देखिए, मेरे मुंह से हमेशा कंपनीज ही निकलेगा, बिकॉज इंड एस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ऑन सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल इंडिविजुअल है, अपना बैलेंस शीट बनाता है, बोलिए हाँ या ना, और ऑडिट भी होता है मेरा। तो सर एस किसको फॉलो करना, पूरा सुनिएगा अच्छे से। ये वो लेवल ऑफ नॉलेज है जो अकाउंट्स की पढ़ाई चालू करने के पहले आपके पास होना चाहिए, है ना? उसके बाद अपन चालू करेंगे। तो सर एस किसको फॉलो करना पड़ता है, मेरे को बोलने दो। एस किसको फॉलो करना पड़ता है? आंसर इज उसको जिसका फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है, एंड जो इंड एस के परव्यू में नहीं आता। क्लियर हुआ मैं क्या बोला? एनीबडी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एनीबडी जिसका फिनांस, देखो इंड एस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, है ना? कंपनीज, वो भी कौन सी कंपनियां? लिस्टेड कंपनियां या अनलिस्टेड में 250 करोड़ से ऊपर वाली नेटवर्थ वाली कंपनियां। सो बिग 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 लोगों का गेम हो गया ना वो। अरे बड़े 250 करोड़ बड़ा अमाउंट होता है बच्चा, तो 250 करोड़ से ऊपर जिनका नेटवर्थ है उनको इंड एस अप्लाई करना है, तो बाकी और भी तो लोग हैं। मेरा मान लो नेटवर्थ 30 करोड़ 50 करोड़ का है, होगा। नाउ
तो मेरे को भी तो कुछ तो फॉलो करना पड़ेगा, मेरा ऑडिट होता है तो मेरे को एएस फॉलो करना है। लास्ट बात, अपन जहां से अभी आए होंगे बाहर के दरवाजे से, उसके बाहर एक पान वाला है, ठीक है, उसका ऑडिट नहीं होता है। क्या लगता है वो भी अपना बैलेंस शीट एएस के हिसाब से बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। हो सकता है एक तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ना हो, नहीं समझे। 2, अगर जरूरत भी हो तो उसको एएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं होता है। एक मिनट, तो बोलो तो एएस सिर्फ बोलो उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है। यू गॉट द पॉइंट। अब इस ऑडिट की स्टोरी में, क्योंकि अभी आप लोग ऑडिट पढ़ेंगे, क्लासेस भी जाएंगे ऑडिटिंग की, ठीक है, इस ऑडिट में 2 तरह की ऑडिट इंक्लूड होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट। क्या बोला, फिर से बोलो। स्टैट्यूटरी, और मैं लिखाऊंगा ये सब चीजें, ये सेकंड नोट है मेरा। अगर आपको खुद लिखना तो आप लिख सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, बट इन सारी चीजों का नोट आएगा अभी थोड़ी देर में, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा आपका। स्टैट्यूटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट, जिनके ऊपर आइदर ऑफ द टू और बोथ, जिनके ऊपर आइदर ऑफ द टू और बोथ एप्लीकेबल होता है, उनको एएस फॉलो करना है, प्रोवाइडेड नहीं, प्रोवाइडेड वो इंड एस के परव्यू में नहीं आती। अब जैसे मैं सुदर्शन अग्रवाल, मैं इंडिविजुअल हूं, तो ऑब्वियसली इंड एस के अंदर तो आऊंगा ही नहीं। 2, क्या सर आपका ऑडिट होता है? यस सर। कौन सी ऑडिट होती है आपकी? स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होती। मैं बोलूं तो स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं होती, टैक्स ऑडिट होती है, क्योंकि मेरा जो ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर है वो एक लेवल के ऊपर है जो टैक्स ऑडिट के परव्यू में मैं घुस जाता हूं। यू गॉट द पॉइंट। तो मेरा टैक्स ऑडिट होता है तो मेरे को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ए बनाना तो पड़ता है। एएस ने तो ऑडिट क्या करेगा रे, बोला बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे तो जरूरी एएस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो किसके ऊपर एएस एप्लीकेबल हुआ, किसके ऊपर एएस एप्लीकेबल, आई मीन इंड एएस एप्लीकेबल हुआ, और किसके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हुआ, आप समझ पाए? एकदम क्लियर है ये वाला बात। सर ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है? बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। कोई दिन किसी टीचर को जस्ट जानने के लिए पूछना हुआ क्वेश्चन बनाते वक्त तो डाल दे, अलग बात है। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। लेकिन अपनी जानकारी क्यों जरूरी है, समझ में आया? तो आप ना ये मत समझना कि हर कोई जो 250 करोड़ से नीचे वाले लोग हैं उनको एएस फॉलो करना, ये सच नहीं है। जैसे मेरे बड़े भाई साहब, उनका ग्रोसरी का काम है, मेरा एक भतीजा है, उसका मार्बल टाइल्स का शोरूम है, पर उनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, उनका कोई ऑडिट नहीं होता। दे आर स्मॉल टर्नओवर पीपल। आगे बोलिए। तो उनको एएस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। लेकिन मैं एएस फॉलो करके अपनी बैलेंस शीट बनाता हूं, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है। और रिलायंस इंड एएस फॉलो करता है, क्योंकि रिलायंस लिस्टेड कंपनी है। क्लियर हो गया? अब आइए सर, सीए इंटर वाले बच्चे क्या करना है? हम लोग सीए इंटर वाले बच्चे, हम लोगों को क्या करना है? एएस फॉलो करना है। सर इंड एएस कब सीखेंगे हम? फाइनल्स में। पूरा फाइनल का सिलेबस इज इंड एएस डिजाइंड, वहां एक भी एएस नहीं पढ़ना है, नहीं समझे? ऑल एवरीथिंग एज पर इंड एएस पढ़ना है। और इंटरमीडिएट के सिलेबस में आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं। तो आप ना कोई भी सम बनाओगे ना, आप ये मत देखना इसका ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा, फलाना हो रहा है ढिकना हो रहा है, ये सब देखना नहीं पड़ेगा आपको। आपको हर सम एएस के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। आपको छोटा आदमी का समय, बड़ा आदमी का समय, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बीच में मैंने एक बात बोली थी, शेड्यूल 3, बताओ वो क्या था? कहां पे है वो? कंपनीज एक्ट के अंदर में है। वेरी गुड। और वो क्या बोलता है कंपनियों को कि अपनी बैलेंस शीट, अपना P&L, अपना कैश फ्लो, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें उसमें दिखानी है, ये सारा शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में फिर क्या लिखा हुआ है? बस थोड़ी देर में बता रहे हैं।
और लगातार बताएंगे अगले कई महीनों तक, क्योंकि एएससी तो मुझे पढ़ाना है। क्लियर? लिखो। लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या पहले लिखो इंड एएस, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या छोटा में इंड एएस लिखो। लिखना दीज आर जैसा मन है। क्या लिखा बेटा? न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स these are new set of accounting standards prepared in parity, in in एक वर्ड हुआ, parity माने एज पर, उसी के स्टैंडर्ड का, वैसा ही। जैसे रोहित शर्मा इज एट पार विथ विराट कोहली, तो इन पैरिटी वाला वर्ड एट पार नहीं बोलते हैं क्या? तो उसी के जैसा या उसी स्टैंडर्ड का। गॉट इट? इन पैरिटी विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ब्रैकेट में लिख लो IFRS। एक बार अभी तक बताओ मैंने क्या लिखा है? इन दे आर, ठीक है, फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स by ICAI approved by GOI, फुल फॉर्म बोलना है पहला वाला का। हाँ, हम लोग जिसके मेंबर बनने के लिए यहां जद्दोजहद करने आए हैं, मैं तो बन गया हूं, तुम लोग जिसका मेंबर बनने की मेहनत करने के लिए यहां पे आए हो, दैट इज ICAI। अभी तुम लोग ICAI की नजर में स्टूडेंट्स हो, नहीं समझे, बट तुम मेंबर बनने की कोशिश में हो, और मैं ऑलरेडी एक मेंबर हूं। क्लियर? तो प्रिपेयर्ड बाय ICAI, अप्रूव्ड बाय GOI, एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग। ऐसे करो, द फॉलोइंग का दरकार नहीं है, द फॉलोइंग वर्ड हटाओ, एप्लीकेबल ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ बोलिए, अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ, हाँ, मोर देन इक्वल टू 250 करोड़। नेटवर्थ टर्नओवर नहीं है, टर्नओवर P&L का माल है। टर्नओवर किसको बोलते हैं? सेल्स को, वो P&L का मसाला है। क्लियर? टर्नओवर P&L का मसाला है, नेटवर्थ बैलेंस शीट का मसाला है, कैपिटल है वो, नहीं समझे? कैपिटल है वो, अपना पैसा है वो। टर्नओवर में तो माल बेचे इतना रुपया का, साला बनाने में खर्चा भी तो लगा होगा, हेलो, पर कैपिटल अपना है, पूरा खांटी अपना, नहीं समझे? टर्नओवर में 100 करोड़ रुपए का माल बेचा, 95 करोड़ खर्चा हो गया, 95, कैपिटल में खाली 5 करोड़ ऐड हुआ,
5 अपना है ना, 100 कहां अपना है यार, नहीं समझे? सो नेटवर्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, टर्नओवर इज अ लिटिल लेस। मैं ये नहीं बोलता टर्नओवर बेकार चीज है, बिना टर्नओवर के साला नेटवर्थ बनाएंगे कैसे? टर्नओवर होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व बनेगा, कैपिटल तभी तो बनेगी। कैपिटल में हर साल प्रॉफिट ऐड करते हो ना, तो प्रॉफिट तो चाहिए, प्रॉफिट तो टर्नओवर से ही आएगा। क्लियर? लिखो क्या लिखा? अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ, गुड, फुल स्टॉप कर दो। दे आर मेड एप्लीकेबल, दे आर मेड एप्लीकेबल इन, कैसे प्रोनाउंस करते हो देख लो, फेज्ड मैनर फ्रॉम द ईयर, साल याद है तो बताओ, फ्रॉम द ईयर 16-17, हाँ 2016-17। ईयर बोलना है तो पूरा साल, ईयर का बिगिनिंग डेट तो फ्रॉम द डेट बोलना है ना, अपन ईयर बोल रहे हैं तो इट्स 2016-17। फेज्ड मैनर इसलिए बोला कि सबके ऊपर एक साथ 2016-17 में एप्लीकेबल नहीं हुआ, ग्रेजुअल एप्लीकेशन हुआ। कुछ लोगों को 16-17 में बोला, कुछ लोगों को 17-18 में बोला, कुछ लोग अभी 19-20 में पहली बार आए, वो फेज्ड मैनर में एप्लीकेशन था। ओके, आज के दिन जो रूल आपको बताया वो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। फेज्ड मैनर वाला स्टोरी अब खत्म हो गया। अगर 21-22 का बात करें, आप लोग कब पेपर लिखोगे एग्जाम? नवंबर 22 या फिर मई 22 में आप लोग लिखोगे ना? मई 22 में लिखोगे ना आप लोग कि नहीं? ड्रॉप कर रहे हो क्या? हाँ, तो बस यही बाकी रह गया था। एनीवे, मैं ये बोल रहा था कि नवंबर 22 और मई 22 में पेपर लिखने वाले बच्चों का जो एग्जाम का ईयर होगा ना, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 2021-22 के आएंगे। नहीं समझे? माने ऑल सम्स विल बी फॉर द ईयर 21-22। तो 22 मई वाले और 22 नवंबर वाले, उनका रिलेटेड साल जो है वो 21-22 है। तो हम भी जब पढ़ाना चालू करेंगे ना, आप लोगों को कभी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा तो मैं बोलूंगा मेरा साल 21-22 का है। क्लियर? नीचे लिखो, कंपनीज वर्ड लिखा दिए क्या? एप्लीकेबल ऑन में देखो ना, एप्लीकेबल ऑन के बाद कंपनीज वर्ड है ना वहां पे, और वो अनलिस्टेड में भी कंपनीज वर्ड है ना। हाँ, तो बस ठीक है। तो ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ गया कि मुकेश अंबानी के ऊपर इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, रिलायंस के ऊपर है। ओह हाँ, सोचो क्यों बोला ऐसा? बोलो ऐसा क्यों? अच्छा, मैं ठीक बोल रहा हूं, आप होश में है ना? मैंने ठीक बोला है, क्योंकि मुकेश अंबानी इंडिविजुअल है, साले का जितना ही नेटवर्थ हो। चलो मैं मानता हूं उसका नेटवर्थ कम से कम भी 9 लाख करोड़ रुपया होगा, ज्यादा ही होगा। एक बार बोलते 9 लाख करोड़ रुपया होगा, 10 लाख करोड़ तो होगा ही। 52% तो फैमिली के पास रिलायंस का स्टेक है, और रिलायंस का अकेला का ही मार्केट कैप 15 लाख करोड़ है, तो 7.5-8 लाख करोड़ तो ऐसे ही आ गया। बाकी इतनी सारी और कंपनियां हैं, फिर कहां कहां कितना पैसा रखा होगा थोड़ी मालूम है। सो जितना ही नेटवर्थ हो, आप इंडेस में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं। आपको एस पे ही शांति लेना पड़ेगा, और मैं भी एस फॉलो करता हूं, तो मैं मुकेश अंबानी एक बराबर। आई मीन सो फार एज प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट इज कंसर्न्ड, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। है उसके पास 52% स्टेक है, मेरे पास 0.0000000001% है रिलायंस का। लिखो, हम भी शेयर होल्डर हैं, बड़े शेयर होल्डर नहीं है। लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिखिए, दीज आर, अच्छा सर, इंड एस के आने के बाद क्या एस ऑब्सोलीट हो गया?
नहीं, बाप रे बाप, ज्यादा लोग एएस फॉलो करते हैं। इंड एस कितनी कंपनियां लिस्टेड कितनी होंगी? 3000, सब मिला के 3000 लिस्टेड होंगी और क्या, और 250 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ और कितनी होंगी? 2000 और। नहीं समझे? तो खाली गिनती की 5000 कंपनियां इंड एस फॉलो करती हैं, बाकी 130 करोड़ जनता, उसमें से जितने भी लोग मान लो जिनका ऑडिट होता है, बाकी की कंपनियां, अब जैसे मेरी 7 कंपनियां हैं, छोटी है रे बाबा, तो मेरी भी तो इतनी सारी कंपनियां हैं, सम आर प्राइवेट लिमिटेड, सम आर पब्लिक लिमिटेड, बट मैंने पब्लिक में शेयर इश्यू नहीं किया है। दे आर क्लोजली हेल्ड, दे आर नॉट वाइडली। व्हाट इज द डिफरेंस? क्लोजली हेल्ड, वाइड, कोशिश करना वर्ड्स को गेस करना, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही। ऑल माई कंपनीज आर क्लोजली हेल्ड, रिलायंस इज वाइडली हेल्ड। रिलायंस के शेयर तेरे पापा के पास भी होंगे, पर मैग्नेट कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर तेरे पापा के पास नहीं होंगे। पीआर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर तेरे पापा के पास नहीं होंगे। स्पीड वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड के शेयर तेरे पापा के पास नहीं होंगे। प्रेपरेटरी लर्निंग, जिसको तुमने पैसा दिया ना, सो प्रेपरेटरी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड का शेयर तेरे पापा के पास नहीं होगा। वाई? क्यों नहीं है? लिस्टेड ही नहीं है। आपने पब्लिक में शेयर इशू किया ही नहीं, सब अपनी छाती से चिपका के रखना चाहते हो अपना सारा शेयर। बोलिए हाँ, आप पब्लिक में नहीं जाना चाहते, आपका अपना फंड आप सफिशिएंट मानते हो कि इसी से धंधा किया जा सकता है, तो आपको कम में संतोष है। सर कहाँ संतोष है आपको, इतना इतना फीस थोड़ी लेते। एनीवे, मैं आगे चलता हूं कि ऑल माई कंपनीज आर क्लोजली हेल्ड, मीन्स द शेयर्स आर हेल्ड बाई, बोलो बोलो, either an individual or close members or close family members of that individual. They are called closely held companies. और wide, हाँ ठीक, और widely held कौन हो गए बेटा? जिसका शेयर हाँ पब्लिक में इश्यूड है, पब्लिक में इश्यूड हो गया माना widely held। widely held का मतलब हो गया पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन दैट कंपनी। अभी पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज है, तो आपको बहुत सारा चीज उसके हिसाब से करना पड़ेगा, जो मेरे को नहीं करना पड़ता। मेरी कंपनियों के नाम थोड़ी तुमको कल तक मालूम थे, अभी मैंने मान लो 2-3 नाम तुमको बताए। प्रेपरेटरी लर्निंग तुमको इसलिए मालूम है कि तुमने उसको पैसे दिए, यस और नो, बट वो कंपनी था ना प्रेपरेटरी लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। ये जब से ऑनलाइन का सिस्टम चालू हुआ तो मैंने वो कंपनी बनाई। मेरी दूसरी कंपनी थी, उसका नाम चेंज करके और उसको ऑब्जेक्ट क्लॉज, थोड़ा वो सुना ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह, नाम सुना है? लॉ की क्लास में जब आएगा ना ये सब चीज, जब आएगा तो फिर से मेरे से बात करना, हम लोग बात करेंगे, कई तरीके से बात करेंगे। तो फिर वो अभी उसी पे हम लोग सारा ऑनलाइन एडमिशंस वगैरह उसी कंपनी में करते हैं। एंड दैट कंपनी पेज मी बिकॉज आई एम द टीचर। नहीं समझे? मैं पढ़ाता हूं लेकिन फीस वो कंपनी लेती है। So that company has to pay some remuneration to me ना। मेरा घर कैसे चलेगा नहीं तो? नहीं समझे? So that company compensates me for the work that I do for that company. I am the owner of that company. But individual और company books of accounts के लिए very nice question। देखिए बोलने तो दो बाप, वेरी नाइस। उस बच्ची का बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और आपको जिसको खाली पढ़ते थे ना उसका प्रैक्टिकल चीज आपको देखने मिलेगा। ऐसे पूछो और आराम से पूछिए, मैं कभी डांटूंगा ही नहीं कभी भी, ओके कभी कुछ नहीं बोलूंगा। नाउ लिसन, बच्ची ने क्या पूछा मालूम? आर यू नॉट द ओनर ऑफ दैट प्रेपरेटरी लर्निंग कंपनी? यस आई एम। सर हाउ मच स्टेक डू यू हैव? कितना परसेंट इक्विटी है आपके पास? अप्रोक्सीमेटली 99%, और ज्यादा ही होगा। बाकी आधा 1% जो मेरी वाइफ के नाम पे होगा, मेरे छोटे भाई के पास होगा, नहीं समझे? बाकी 1% स्टेक उन लोगों के पास होगा। मोर देन 99% स्टेक मेरे पास है। 5-6 शेयर होल्डरों के पास थोड़ा थोड़ा स्टेक होगा। यस आई एम दी ओनर। तो बच्ची बोलती इफ यू आर दी ओनर तो सारा पैसा आपका ही तो हो गया। नो, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी
and owners who are the shareholders, I am a separate legal entity. मैं अपना बुक्स आगे बोलना है अलग बनाता हूं और प्रेपरेटरी लर्निंग का बुक्स अलग बनता है. यू गॉट द पॉइंट. तो सर हम लोग कौन सा वाला बुक्स पढ़ेंगे? दोनों. तुम्हारा आधा सिलेबस ग्रुप वन का मोर देन 50% सिलेबस इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप्स वगैरह से रिलेटेड. पार्टनरशिप तो खैर ग्रुप 2 में चला गया. इंडिविजुअल्स वगैरह से रिलेटेड है. आधा सिलेबस कंपनी से रिलेटेड है. तो आपको दोनों बनाने मिलेगा. क्लियर? आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ? आपको समझ में आया? तो मेरे यहां पे 7 और एक 8 बैलेंस शीट बनती है. नहीं समझे? 7 और एक 8 बैलेंस शीट बनती है और 8 का ऑडिट होता है. मेरा इसलिए ऑडिट होता है कि टर्नओवर ज्यादा है. नहीं समझे? टैक्स ऑडिट होता है और वो सब कंपनियां हैं तो कंपनियों का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है. तो सर कंपनियों का स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या हुआ? जिसको स्टैट्यूट मतलब लॉ मतलब एक्ट बोले, कंपनीज एक्ट, कि तुमको ऑडिट कराना है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट. और कंपनीज एक्ट हर कंपनी को बोलता है कि तुमको ऑडिट कराना ही पड़ेगा, चाहे तेरा टर्नओवर 0 हो, चाहे तुम लॉस मेकिंग हो, चाहे तुम प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे तुम रिलायंस हो, तुमको ऑडिट कराना पड़ेगा. पर कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन कंपनीज, नॉट ऑन इंडिविजुअल. आई मे बी ओनर ऑफ लॉट्स ऑफ कंपनीज बट आई एम एन इंडिविजुअल ना, उसको थोड़ी आप हटा सकते हो. तो मेरे ऊपर कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है. तो मेरे को किसने फंसाया? निर्मला सीतारामन. सर वो कौन? फाइनेंस मिनिस्टर. तो उसने एक तो इनकम टैक्स में रूल डाल रखा है कि जिसका भी टर्नओवर से 50 लाख से ऊपर होगा उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया? ये क्लैरिटी जो अभी आया ये और ज्यादा क्लियर होगा व्हेन यू विल बी इन दी लॉ का और ऑडिट का क्लासेस. ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं था. ये सिर्फ इसलिए बोला गया कि आगे जब मैं बोलूंगा ये सब बातें तो तुमको पता रहे कि हाँ ऐसा बात कभी हुआ था. ये जस्ट फॉर दैट. ओके, ये 1-1.5 घंटा बोलूंगा, उसके बाद अपन चैप्टर में आ जाएंगे. ओके, लिखो. क्या लिखा बेटा? ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रैकेट में लिख लो स्टिल वेरी मच एप्लीकेबल. ये पहले लिखो. ओल्ड बोलते लगता है ऑब्सोलेट हो गया. ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स applicable on those entities. वर्ड देखिए कैसे चेंज हुआ. कंपनीज नहीं बोला मैंने, क्या बोला? those entities. आई सुदर्शन अग्रवाल may not be a company but I am an entity ना. जो भी बिजनेस करता है उसको एंटिटी बोला जाता है. ओके भाई, those entities which are not under the purview of Ind AS but लिख पाए under the purview of Ind AS which are not under the purview of Ind AS but are required to get their accounts आगे वर्ड बोलिए. ऑडिटेड. फैंटास्टिक. टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड. तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना बेटा जो दोनों में ही नहीं होंगे, जो इंड एस में भी नहीं है और एस में भी नहीं है. जैसे वो पान वाला, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे. मेरे बड़े भाई साहब हैं, हाँ उनका मैंने बताया था क्या ग्रोसरी. ओके, उनका ग्रोसरी का काम है. मैं बोला तुमको तो अलग कहां से पता चला रे बाप. मैंने खोज खबर यहां तक ले ली हो गया कि मेरी वाइफ कहां से आई है.
मेरा लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था। हम बोले सभी पता करके आ गए हो क्या? पढ़ने का बाद पता करना खाली। हाँ आगे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके ऊपर कोई एस इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, तो उनको अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़े तो दे कैन प्रिपेयर देयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर देयर बेस्ट जजमेंट। उनको जो लगे कि हाँ ये सबसे अच्छा है वैसे वो लोग बना सकते हैं। बस इतना हो जाना, ये मैं रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट की दुनिया की नहीं, रियल दुनिया की। बस उनको इतना इंश्योर करना पड़ता है कि वो जो कुछ बनाएं वो इनकम टैक्स ऑफिसर को समझ में आ जाए। नहीं समझे? क्योंकि अल्टीमेटली आपके ऊपर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है, पर इनकम टैक्स एक्ट, मैं टैक्स ऑडिट नहीं बोल रहा हूं, टैक्स ऑडिट नहीं बोल रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट में आप इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करते होंगे। अरे आपका टर्नओवर चलिए 50 लाख नहीं है, पर मान लो आप प्रॉफिट 10 लाख तो कमाते होंगे, 5 लाख कमाते होंगे, तो टैक्स देते होंगे। तो कम से कम इनकम टैक्स ऑफिसर तुम्हारे बुक्स को अब देख करके समझ सके, हाँ कि वैसा तो कम से कम आपको बैलेंस शीट पीएल बनाना पड़ेगा ना। आप एस फॉलो मत करो, इंड एस फॉलो मत करो यार, कम से कम कैपिटल को सेल तो मत बोलो। नहीं समझे? सैलरी को ड्राइंग तो मत बोलो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उतना तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा ना। नहीं तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम को अपने मन से असेस करेगा, कुछ भी आपके ऊपर बोलेगा दिस इज योर इनकम, बिकॉज व्हाट यू आर शोइंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। तेरा देख के बुक्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी तेरा इनकम ये है। अब तुम लड़ते रहो जाकर के इनकम टैक्स में, अपील करते रहो। नहीं समझे? सो उनको इतना कम से कम रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है आगे कि हाँ इनकम टैक्स ऑफिसर उनकी इनकम को असेस कर सके, उसको कम से कम आपकी बातें समझ में आ जाएं। ये हुआ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अब स्टूडेंट का वर्ल्ड सुन लो। तेरा इंटरमीडिएट का पूरा क्लास एस के हिसाब से बनेगा। तुम अपना सारा बैलेंस शीट, P&L एवरी डे, तुम जब मेरी क्लास में जो भी कुछ पढ़ोगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ोगे। क्लियर हो गया बात? नीचे लिखो नंबर 4। क्या आपको पता है कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आज तक इश्यू हुए? डू यू नो हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इश्यूड? पूरा स्टोरी सुनाऊं थोड़ा सा? ये वाली स्टोरी जरूरी है जानना आपको, और क्योंकि हम वो पूरा जिंदगी जिए हैं अभी तक का, तो शुरू से लेकर के आखिरी तक का ऑलमोस्ट सब कुछ मुझे मालूम है। हमारे यहां इश्यू हुए 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 32। 3 कभी एप्लीकेबल ही नहीं हो पाए, लास्ट 3, 30, 31, 32, ऑब्वियसली लास्ट 3 और कौन सा होगा? ना क्यों? नाम आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा। आज ऐसे ही लाइटर नोट पे बोला, मेरी क्लास में मैं कुछ भी बोलूं वो आप अगर कभी ऑफेंसिव वो नहीं होगा ज्यादातर। बाई चांस कभी भी हुआ ना, आप बोल देना सर हम लोगों को नहीं अच्छा लगा, हम लोगों को नहीं पसंद ये सब बात, फिर भी हम बोलेंगे ना। मैं आगे चलता हूं बच्चों कि 30, 31 और 32 नंबर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो इंडिया में कभी एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया। वो बना, इंस्टीट्यूट ने इशू किया, पर कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया, वो बन के रह गया। सीए फाइनल के बच्चों को कुछ साल तक पढ़ना पड़ा, बिना मैंडेटरी हुए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इशू कर दिया था, एप्लीकेबल नहीं हुआ था, पर सीए फाइनल के बच्चों को पढ़ना पढ़ा। मैंने पढ़ाया उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। यू गॉट द पॉइंट? पर वो आज के दिन सीन में नहीं है, दे आर नॉट एग्जिस्टेंट एज ऑन टूडे। क्लियर? वो है 30, 31 और 32। उसके पीछे जो 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, दे आर जिंदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दे आर अलाइव। उसमें से 2-3 की मौत हो गई है।
इफ यू रिमेंबर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर। आपको 32 बोलने की जरूरत नहीं दुनिया में, आपको 29 बोलना है, क्योंकि वो 3 तो कभी एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया ना, तो बेकार ही हो गया कुल मिलाकर के। सो देयर आर 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसमें से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 6 नंबर और 8 नंबर। क्या क्या बोला? 6 नंबर और 8 नंबर। 6 इज डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इस तो नहीं बोलना चाहिए, अब तो वाज बोलना चाहिए, नहीं क्या? 6 वाज डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड 8 वाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग। मेरे को बोलने तो दो भाई, मैं होश में हूं, काहे चिंता करते हो? सुबह सुबह थोड़ी दारू पी लूंगा यार ना, सॉरी, हाँ मैं पीता नहीं हूं दारू वारू, ऐसे ही बोलता हूं थोड़ा सा हंसाने के लिए, बच्चों को बेचारे परेशान रहते हैं। तो वो बीच में बोल रहा है सर अभी भी तो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग तो होता ही होगा। आंसर बताऊंगा ना यार, पढ़ाने तो आया हूं, इतना पैसा लिया हूं। वापस क्या बोला था मैं? 6 and 8 डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग आज के दिन ऑब्सोलीट हो गया है। 6 को एक नया घर मिला है 10, एक्सटेंशन बना दिया 10 नंबर ने, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बना दिया। अरे 10 नंबर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना, आपने पढ़ा होगा फिक्स्ड असेट्स, हाँ। फिर आप लोग जब फाउंडेशन वगैरह में आए होंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हाँ, किस नाम से सुने हो? पीपीई नाम सुने हो? पीपीई, पीपीई किट बहुत चला अभी कोविड में, है ना। अपना पीपीई किट नहीं है, अपना पीपीई इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो उसको रेनोवेट किया गया, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेनोवेट किया गया, रिवाइज किया गया, उसको बड़ा बनाया गया, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग को उसके अंदर डाल दिया गया, उसके अंदर जगह दे दी गई, उसको प्रॉपर प्लेस है ना। वो फिक्स्ड असेट की अकाउंटिंग करें साथ में डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करें, अच्छा होगा ना, दोनों लिंक्ड हो गया ना, कनेक्टेड बात हो गई, तो एक साथ होना चाहिए ना यार। किचन और डाइनिंग टेबल एक ही घर में होना चाहिए ना जी। किचन हो रहा है 12 नंबर पार्क स्ट्रीट में और डाइनिंग टेबल 35 नंबर पार्क स्ट्रीट में, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, साथ में होना चाहिए ना। तो वो साथ में इंस्टीट्यूट ने कर दिया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो एएस था, एएस 8, उसको एएस 26 जब बनाया गया, इनटैंजिबल असेट, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब भी आप करेंगे तो एक इनटैंजिबल असेट बन के सामने आएगी, तो वो इनटैंजिबल असेट एएस 26 में वो चला गया। तो आज के दिन अगर सच पूछो तो जिंदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर तो 29 कैसे हुआ? फिर 27 ही तो हुआ ना आज के दिन। 30, 31, 32 तो समझ लो जिंदा कभी अपने लिए हुआ ही नहीं। 29 जिंदा थे, उसमें से 2 मर गए, तो अब 27 जिंदा हैं। अब उसमें से आपके सिलेबस में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, धीरे धीरे करके आप देखोगे। कुछ ग्रुप 1 में है, कुछ ग्रुप 2 में अकॉर्डिंगली डिवाइड करके आपके सिलेबस को डिजाइन किया गया है, वो आप लोग इन द टाइम्स टू कम पढ़ोगे। तो एक छोटा सा हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने दिया। इसका एक छोटा सा स्टोरी और है, वो भी सुन के रखो। किसको मालूम कहां पे बोलने में, कहीं इंटरव्यू में काम आ जाए, कहीं कुछ कोई क्वेश्चन पूछ दे तुमको, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। और किसको मालूम एग्जाम में नहीं आएगा? आने को कुछ भी आ जाए जी, नहीं आता है पर आ ही जाए, किसको मालूम है। ये जब मैं सीए फाइनल्स में था ना, एक और एक इंपॉर्टेंट स्टोरी। मैं जब सीए फाइनल में था, 1995 की बात बोल रहा हूं, 95 मई में मैंने पेपर लिखा सीए फाइनल का। तो उस वक्त 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे, 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते थे। उसके कुछ सालों बाद कुमार मंगलम बिड़ला, नाम सुना आपने? कुमार मंगलम बिड़ला का नाम सुना है? कुमार मंगलम बिड़ला की कौन सी कंपनियां? अल्ट्राटेक, यस, अल्ट्राटेक उसकी कंपनी। सीमेंट नाम सुना? अल्ट्राटेक सीमेंट का वो कंपनी उसकी। वोडाफोन का मालिक वही है, इंडिया में वोडाफोन का मालिक वही है। ये जितने तुम्हारे वो सब नहीं है रे, अपन जाते हैं कहां पे रे, पैंटलून्स, हाँ वो सब कुछ उसी का है। हाँ पैंटलून्स तो उसी का है ना, काम खत्म करो ना बात, उसके अंदर तो सब है ना, सब दुकान वहीं पे तो मिलता सब कुछ, वो उसी का है। आप अगर जाएंगे पैंटलून्स में तो एक येलो कलर का चक्का टाइप का बना हुआ रहता है, येलो और ब्राउन टाइप का। देखिए उस तरह, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, फोटो वोटो नहीं बना। हाँ आधा संजय था, हाँ बस बस ठीक।
चक्का बोल रहे, बताइए सन को। मतलब मेरा भी बुद्धि देखो, आधा चक्का। उगता हुआ सन भी तो बोल सकते थे, उगता हुआ सन का एग्जाम्पल नहीं आया, इस बच्ची को आया कि सन बोल दीजिए, सन के जैसे ही तो है वो, ट्रू वो सन ही है। तो आधा चक्का बताओ। इस तरह का चीज हो सकता है मेरी क्लास में। हाँ, ये इसको हमेशा माफ किया जाएगा, हम रॉन्ग नहीं बोले। आधा सूरज आधा चक्का जैसा दिखता है ना। ना तो वो बंदा जब आया ना, वो बंदा उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी। उस बंदे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी का हेड बनाया गया। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एमबीए भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कहीं से एमबीए भी है। तो व्हेन ही केम टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ हिज फादर, तो उसको बनाया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी। इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी बनी, समझ लो कमेटी बनी, उसका हेड उसको बनाया गया। एंड ही वॉज पायोनियर, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ऑल दीज न्यू जनरेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो 13 नंबर के बाद 14, 15, 16, 14, 15 तक उसके पहले आ गए थे, पर 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए ना, ये उसी ने डिजाइन तो नहीं बोलूंगा, बट उसी ने फोर्स किया कि ये सब होना चाहिए। क्लियर? चलो अपन आगे चलते हैं, लिखो। फोर नंबर पॉइंट कर दिए हो क्या? 3 नंबर को कंटिन्यू करो ना, ये वाला बात 3 नंबर में लिखा देते हैं। लिखो, ICAI हैज इश्यूड ट्वेंटी नाइन number of accounting standards out of which खाली नंबर से बोलना है, नाम से नहीं। कौन सा एस ऑब्सोलीट हो गया? लिखो AS6 एंड AS8 आर ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर एप्लीकेबल। अगर ऑब्सोलीट वर्ड नहीं समझ में आता है तो नो लॉन्गर एप्लीकेबल। तो बाकी 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपने यहां पे एप्लीकेबल है, तो लिख दो। सो फाइनली देयर आर 27 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, फोर्थ पॉइंट पे जाऊं मैं। सब समझ में आ रहा ना आप लोगों को? मेरा बोलने का तरीका कंफर्टेबल है, आप ठीक ठाक हैं? ओके, गुड। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ preparing the financial statements. कंपनी की बात करिए पहले। इंडिविजुअल में तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इंडिविजुअल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अब सुदर्शन अग्रवाल का फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जिम्मेदारी सुदर्शन अग्रवाल का ही तो होगा। अब समझ, मेरे को ही तो, अगर मान लो किसी को, मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर को बात करनी है कि किसने ये बैलेंस शीट बनाई, तो मुझे तो ओन करना पड़ेगा ना, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने प्रिपेयर किया है। भले मैं किसी सीए से प्रिपेयर कर रहा हूं, पर सिग्नेचर सीए का थोड़ी रहेगा, मेरा होगा ना। भले ऑडिटर कोई ऑडिट करे, पर मालिक के रूप में तो माने दीज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बिलोंग टू सुदर्शन अग्रवाल ना, नॉट नितिन केडिया। सर वो कौन है? मेरा ऑडिटर है। या मान लो मुकेश अग्रवाल, केडिया अग्रवाल एंड कंपनी मान लीजिए उनका नाम है, तो वो तो ऑडिटर ही है ना यार, बैलेंस शीट तो मेरा है।
तो बैलेंस शीट बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। बट टॉक अबाउट कंपनीज, आप सोचिएगा थोड़ी देर। हाँ, क्या लगता है आपको एक कंपनी का बैलेंस शीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स का, डायरेक्टर्स का या ऑडिटर्स का? 3 आदमी बोला मैंने, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर नाम सुना है? शेयर होल्डर्स, हाँ वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गुड 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 गुड। शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स। डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी होगी ना। शेयर होल्डर तो सर आप भी रिलायंस के हैं, आप तो यहां बैठे हो। नहीं, शेयर होल्डर तो लाखों करोड़ों होंगे। गुड, तो ये दिमाग भी लगाइएगा, जैसे आप अभी लगा रहे हो दिमाग, लगातार लगाते रहिएगा। शेयर होल्डर तो लाखों करोड़ों होंगे, किसकी किसकी जिम्मेदारी बना दोगे? और ऑडिटर का काम तो उसी फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करके बताना है कि ये सही है या गलत है, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। तो बाकी बचा कौन? डायरेक्टर ही तो बचे ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको अकाउंट्स की लैंग्वेज में मैनेजमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। लिखो, मैनेजमेंट के ब्रैकेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख देना। लिखो, द मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट ब्रैकेट में बीओडी, is responsible to prepare the financial statements of a company. इंडिविजुअल्स के केस में ऑब्वियसली दैट इंडिविजुअल, पार्टनरशिप के केस में ऑब्वियसली द मैनेजिंग पार्टनर्स, दैट इज एन ऑब्वियस चॉइस। कंपनी में ये प्रॉब्लम आ जाती है, ओनर अलग और मैनेजमेंट अलग, है ना। ओनर अलग और मैनेजमेंट अलग। एक बच्चा बोला ओनर अलग और शेयर होल्डर अलग। बताइए क्या गलती हुई उससे? हंसिए, क्या हंस रही है? आपके मुंह से नहीं निकलेगा अंडमान, कुछ भी निकलेगा। हंसने का क्या है? बच्चे हैं, छोटे हैं बेचारे, गलती तो करेंगे ही, करने दीजिए। मेरा जिम्मेदारी है ना उनको ठीक करना। आप भी गलती कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बोलो, शेयर होल्डर ही तो ओनर होता है ना कंपनी का। बोलिए हाँ या ना। तो फिर मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर पर मुकेश अंबानी तो डायरेक्टर होगा ना कंपनी का? हाँ है। तो सर अभी तो आप बोले दोनों अलग अलग होता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि दोनों बिल्कुल अलग होता है। तो सर वो मुकेश अंबानी कौन है? वो शेयर होल्डर है बहुत बड़ा और वो डायरेक्टर भी है। तो शेयर होल्डर अगर डायरेक्टर ही हो गया तो फिर ओनरशिप और मैनेजमेंट जो लोग बोलते हैं कि अलग अलग लोगों के पास होता है, वो कहां अलग हुआ? अलग अलग मतलब ये मत समझना। अब जैसे मैं तो रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, पर एम आई द मैनेजमेंट? तो अलग हुआ ना। तो सर ये कैसे होता है? ये पूरा स्टोरी क्या है? ये पूरा स्टोरी तुमको लॉ की क्लास में सुनने मिलेगा। मैं खाली एक ब्रीफ छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि शेयर होल्डर मालिक हो गए, उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में, कंपनी ने शेयर इश्यू किया 100 करोड़ रुपए का, शेयर होल्डरों ने पैसा लगाया। फिर शेयर होल्डर लोगों ने मीटिंग करी और डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया कि भाई तुम लोग इस कंपनी को मैनेज करो। नहीं समझे? तुम लोग डे टू डे अफेयर तुम लोग देखो। तो सर शेयर होल्डर की मीटिंग में शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं कि डायरेक्टर कौन बनेगा? आंसर इज बिल्कुल। और मोर देन 50% की मेजॉरिटी से ये डिसाइड होता है कि कौन डायरेक्टर बनेगा। तो सर मुकेश भाई के पास तो 52% स्टेक आप बोल रहे हैं खुद ही के पास है, तो खुद ही डिसाइड करेगा, खुद ही डायरेक्टर बनेगा। यस, बनना भी चाहिए, बनना भी चाहिए। उसका इतना पैसा लगा हुआ है, वो किसी टॉम डिक एंड हैरी को मैनेज करने का है दे भैया? आप समझ रहे हो बात को? उसका पैसा लगा 5 लाख करोड़ रुपया, वो अपना पैसा को ढंग से मैनेज करेगा ना कोई दूसरा। और हम लोगों को ज्यादा फेथ उसके ऊपर है साला, किसी दूसरे पे नहीं। हम लोग उसका थोबड़ा देख चेहरा, हम लोग उसका चेहरा देखते तब रिलायंस के शेयर में पैसा लगाते हैं।
आप समझ रहे हो बात को? कल को मैनेजमेंट की टीम से मुकेश अंबानी बाहर हो जाए, हो सकता है रिलायंस में हम लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाए। यू गॉट द पॉइंट? सो अगर ओनर मैनेजमेंट बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओनर लोगों को मैनेजमेंट को चुनना पड़ता है। इट इज ओनर्स हु डिसाइड हु विल बी दी मैनेजमेंट। क्लियर हुआ मेरा बच्चा? तो क्या रिलायंस की कंपनी में अकेला मुकेश अंबानी डायरेक्टर होगा? बहुत सारे और भी डायरेक्टर्स होंगे। हो सकता है कुछ डायरेक्टर ओनर ना भी हों। नहीं समझे बात को? तो सर ये सब सारा स्टोरी लाइन कहां पढ़ेंगे? लॉ में। मेरा काम बस इतना ही बोलना, यहां तक ही बोलना है। ड्रॉप करूं बात को? गुड, आगे लिखिए। ना डायरेक्टर कैसे ऑडिटर कर? बाप रे बाप, तो गुड क्वेश्चन, फैंटास्टिक। रुकिए जरा, ये सब चीज लॉ ऑडिट के टीचर से भी पूछना, तब मेरा सवाल का जवाब भी चेक कर लेना। ये सब मैं दिमाग लगाता नहीं। बट सुनिए, खतरनाक क्वेश्चन आया बच्चा का। बोला कैन अ डायरेक्टर बी एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी? बाप रे बाप, आप समझ रहे बात को? खुद का ही बनाया हुआ बैलेंस शीट खुद ही ऑडिट करेगा। बोला ये सब सही है बॉस, तुम ही एग्जाम दिया, कॉपी भी तुम ही चाचा, 100 में 100 लाएगा। बट नाइस क्वेश्चन। देखिए बच्चे का क्वेश्चन और अपने को कितना अच्छा व्यू मिला। अब अपन कभी भूलेंगे नहीं इस क्वेश्चन को, ये भी नहीं भूलेगा इसका आंसर, अपन भी कभी नहीं भूलेंगे। सो कीप ऑन आस्किंग, हाँ कीप ऑन आस्किंग। कोई अगर हार्ड कोर एकदम ही लॉ का खतरनाक क्वेश्चन हुआ, मेरे को नहीं मालूम रहा मान लो, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा बता देने की। ओके, बट अकाउंट्स पढ़ने आए हो, मतलब मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि सब कुछ मालूम है मेरे को। एकदम पैदल हम लॉ में किसी तरीके से 40-45 लाए थे। लिखिए आगे। कितना नंबर पॉइंट हम लोग लिख रहे थे? 4 क्या था? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसी पैरा में नीचे लिखो ऑडिटर्स आर देयर। जानते हो ऑडिटर को अपॉइंट करना भी डायरेक्टर को अलाउड नहीं है। शेयर होल्डर मीटिंग करके ही ऑडिटर अपॉइंट करेगा। आप समझे मैं क्या बोला? ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? ऑडिटर्स कैनॉट बी अपॉइंटेड बाई डायरेक्टर्स अनलेस टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। डायरेक्टर्स आर नॉट अलाउड टू, माने डायरेक्टर अपने घर में मीटिंग करके ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकता। मान लो 4 डायरेक्टर है, चारों डायरेक्टर बैठ के मीटिंग किया, बोला शेयर होल्डर अपॉइंट, क्या नाम? ऑडिटर अपॉइंटेड नहीं होगा। आपको जीएम कॉल करना होगा जनरल मीटिंग, भाई एनुअल जनरल मीटिंग। बाप रे, नाम सुना आपने? ग्रेट, थैंक यू। आपको एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करना पड़ेगा। उसमें शेयर होल्डर लोग जाएंगे, ऑडिटर का नाम पुट होगा, वोटिंग होएगी और ऑडिटर अपॉइंटेड होएगा। ये समझे? हाँ, उसमें मुकेश अंबानी को भी वोट देने मिलेगा, उसमें कोई दाग नहीं है, पर सुदर्शन अग्रवाल को भी मिलेगा। सर अगर मुकेश अंबानी का 50% से ज्यादा तो ऑडिटर तो वही अपॉइंट कर रहा है। नहीं, तो ये तो आपको सोचना है ना, उसके पास 52% स्टेक है बोल करके वो अपॉइंट कर रहा है, पर वो एज ए डायरेक्टर कैपेसिटी में डायरेक्टर मीटिंग बुला के थोड़ी कर लिया। और इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्शन रहेगा ना 48% लोगों को, तो मुकेश अंबानी का रेपुटेशन स्टेक पे आ जाता है। पब्लिक फिगर है ना बेटा, तो इस तरह का चिंदी वाला काम वो लोग नहीं करेंगे। नहीं, डोंट लाफ, वेरी गुड क्वेश्चन। आप समझ रहे हो? जहां ऑब्जेक्शन आता है पब्लिक को छोड़ दिया जाता है कि नहीं बॉस, आप लोग सोचो। इसीलिए तुम देखना जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी उनके ऑडिटर सब बिग 4, मे बी PwC, KPMG, ग्रैंड थॉर्टन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, लोडास, सिंगीज ऑफ द वर्ल्ड, यही लोग उनके ऑडिटर रहेंगे, सो दैट घर वाला टाइप का ऑडिटिंग ना हो। कोई चतुर्वेदी इंसाफ, बड़ा कंपनी वो भी। लिखो क्या लिखा? ऑडिटर्स आर देयर टू चेक, CHECK, चेक, बोलो क्या? हाँ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आगे का वर्ड आप लिखना मत, हाँ आप जानते हो। प्रिपेयर्ड बाई, हाँ प्रिपेयर्ड बाई बोलना है, लिखना नहीं है, क्योंकि प्रिपेयर्ड बाई ऊपर लिख चुके हो रे बाबा। प्रिपेयर्ड बाई मैनेजमेंट, तो ऑडिटर्स को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है जो मैनेजमेंट ने बनाया है, और फिर ऑडिट रिपोर्ट जो बना के देगा
कौन? ऑडिटर। हम लोग को देगा, शेयर होल्डर को, मैनेजमेंट को नहीं। हमने अपॉइंट किया ना। आप पहले समझे कि नहीं मैं क्या बोला? पहले सुनिए तो सही बात को। बाकी ये जो छोटा 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 बात सब है, ये सब लॉ में क्लियर करते रहना। क्या बोला मैंने? ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर को देगा, डायरेक्टर्स को नहीं। डायरेक्टर अपना डायरेक्टर रिपोर्ट भी शेयर होल्डर्स को देगा, मालिक लोग को देगा। यू गॉट द पॉइंट? बोथ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाई शेयर होल्डर्स। यहां पे इस बच्चे को ज्यादा परेशानी इसलिए हो रही है कि मुकेश अंबानी के पास 52% स्टेक है। अकेले के पास नहीं, पूरी फैमिली के पास है, सब मिला करके होगा, ज्यादा ही होगा। पर आप ऐसा सोचो ना, जिनके पास 2-2, 1-1, 1.5% स्टेक है, ऐसी भी तो बहुत सारी कंपनियां होंगी, ज्यादातर कंपनियां ऐसी ही होंगी। उसमें तो वो सोल शेयर होल्डर डिसाइड नहीं कर पाएगा ना, वहां तो एजीएम का रोल बड़ा हो जाता है ना। सो ऑल दीज स्टफ यू विल बी डिस्कसिंग इन योर लॉ का क्लासेस। थोड़ा सा वो डिफरेंस हो गया तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, कितना नंबर पॉइंट है? 5। नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होता है? एक सेकेंड, एक स्टूडेंट कोई भी जो सुनने मिल रहा है वो सही सुनने मिल रहा है। वट एवर यू आर अटरिंग, गुड, द नाइस। एक्सप्लेनेशन है, ओके, एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है अबाउट मुकेश अंबानी का घर कैसा है, हाँ, अबाउट P&L, कैश फ्लो, बैलेंस शीट। नाइस नाइस। माने बैलेंस शीट में अगर लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा है तो उसके अंदर क्या क्या है? लैंड कितना, बिल्डिंग कितना, प्लांट कितना, मशीन कितना, फर्नीचर कितना, इक्विपमेंट कितना, खरीदा कितने में थे, ओरिजिनल कॉस्ट कितना, डेप्रिसिएशन कितना, WDV कितना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो। बैलेंस शीट में तो एक लाइन, PPE 1400 करोड़। हेलो, बैलेंस शीट में तो एक लाइन ना, फिक्स्ड असेट्स 1400 करोड़। अब उसका कंपोनेंट क्या क्या है उसका डिटेल नहीं चाहिए। अभी दिखाऊंगा आपको नोट्स ऑन अकाउंट, देखिएगा रिलायंस का, और वो भी देखिएगा 2015 के पहले का बैलेंस शीट और 15 के बाद का बैलेंस शीट। क्यों पता है? 16 बोलना चाहिए ना, हाँ 16, हाँ, माने 15-16 का बैलेंस शीट। जो एक मिनट रुकिए, देखते हैं बच्चे क्या गेस करते हैं। एक सेकंड ना, क्यों मैंने बोला 15-16 का बैलेंस शीट देखिएगा? हाँ, वो एस के अनुसार है। बाप रे, ऐसा हिंदी अकॉर्डिंग बनाया गया, मतलब एस के अकॉर्डिंग। इतना हिंदी तो मैं भी नहीं बोलता, मतलब हम हिंदी से पढ़े, मतलब हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं। सो अनुसार, बाप रे, तो हम भी नहीं बोलते। बट एनीवे, गुड। क्या बोला था मैं? हाँ, 15-16 का बैलेंस शीट रिलायंस का एस के हिसाब से बना हुआ, और 16-17 ऑनवर्ड्स इंड एस के हिसाब से बना हुआ। देखिएगा डिफरेंस भी। यहाँ वैसे आप तो बनाओगे एस वाला, इंड एस वाला फाइनल में आप बनाएंगे ही, बट स्टिल तो वेट करने का मन नहीं करता, तुरंत सुनने का मन रहता है, बच्चों को तुरंत जानना रहता है। सो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। क्या चीज की बात चल रही थी इसके पहले? हाँ, नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होता है। तो बैलेंस शीट में तो मुन्ना एक लाइन लिखा रहता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब उसके अंदर 22 असेट है नहीं, अब उनका डिटेल, कितना में खरीदा, कितना कॉस्ट है, क्या डिप्रिसिएशन है, कितना WDV है, कितना नया एडिशन मारे हो, कितना बेचे हो, ये सारा डिटेल नहीं चाहिएगा। सर क्यों चाहिए? 1400 करोड़ है तो आंसर इस सारा डिटेल चाहिए। आप कैसे तुरंत क्वेश्चन पूछते हो? सर ये समझ में नहीं आया, बताइए, ये वाला चीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑडिटर नहीं बोलेगा वहां पे एक्सप्लेन कीजिए, हम लोग नहीं बोलेंगे मुकेश भाई को एक्सप्लेन करो। आप समझ रहे हो? वहां मुकेश भाई मतलब एज ए डायरेक्टर, एज ए शेयर होल्डर नहीं। हम मतलब शेयर होल्डर। आप समझ पा रहे हो बेटा? तो हम तो मांगे ना जी डिटेल, हमको तो 2 डिटेल भाई, हम शेयर होल्डर, हमको चाहिए डिटेल। तुम खाली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1400 करोड़ बोल दोगे तो नहीं चलेगा,
1400 करोड़ नहीं, उसका 1 लाख करोड़ से ऊपर होगा, तो बात बोल रहे हैं। तो हमको तो सारा ही डिटेल चाहिए ना, तो वो डिटेल कहां रहता है? नोट्स ऑन अकाउंट्स में। गुड, लिखो कॉपी में 5 नंबर पॉइंट। लिखो नोट्स ऑन अकाउंट्स। लिखो दीज आर the details of various items these are the details of various items of balance sheet, P&L and cash flow. फुल स्टॉप। दीज डिटेल्स, आप लोग कहीं भी नहीं बोलते हो इसको एक्सप्लेन करो, इसको सर समझा दो अच्छे से। वो क्यों बोलते हो? अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के लिए। क्यों अंडरस्टैंडिंग चाहिए कोई चीज को लेके? सर डिसीजन फंटास्टिक। आप देखिए प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मली मैं तुमको ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता कुछ भी तो नहीं होता, बट प्रोसेस से जब जा रहे हो तो आपने कितना सुंदर बोला, सर हमको इसलिए चाहिए, फिर हम ये लेंगे उसके ऊपर। सो ये प्रोसेस को केयरफुली असेस करते रहना हमेशा, हाँ, और बातचीत करते रहना। क्या बोला, फिर से बोलो। दीज डिटेल्स इंप्रूव द अंडरस्टैंडेबिलिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी, इतना बड़ा वर्ड, अंडरस्टैंड फिर एबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जानकारी, फुल स्टॉप कर दो एक बार। जानकारी के लिए बता दूं, बैलेंस शीट 1 पेज का होता है, बैलेंस शीट 1 पेज का, P&L 1 पेज का, कैश फ्लो 2 पेज का होता है, नोट्स 50 पेज का होता है। नोट्स 50 पेज का होता है, अभी दिखाऊंगा आपको। 50 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। काउंटिंग करेंगे बैठ करके, ओके। काउंटिंग मतलब ऐसे डायरेक्ट 217 से 325 ऐसे करके। सो व्हाट सेइंग इज कि सारा डिटेल होता है, जस्ट एवरीथिंग। जो भी लोगों की डिसीजन मेकिंग को, वर्ड तुम्हारे वाले, जो भी लोगों की डिसीजन मेकिंग को हेल्प कर सके, इंप्रूव कर सके, वो सारे डिटेल्स नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिए जाते हैं। तो सर क्या हम लोग अपने क्लास में सीए इंटर में नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाएंगे? यस, कई सारे चैप्टर्स में बनाएंगे, हम लोग भी सीखेंगे, अपने सिलेबस का हिस्सा है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आप लोग नहीं बनाओगे। सर क्या था, सुने थे कभी? बताओ क्या था? जाओ देखो पीछे पेज में। सर फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट था और आपने उसके पीछे क्या लिखवाया था? एप्लीकेबल ओनली ऑन हिंड एस कंपनीज। क्या समझे? फाइनल में आप लोग बनाओगे। वो 5वां वाला स्टेटमेंट खाली आप लोग नहीं बनाओगे। बत्ती जला ठीक से? मैं ऐसे अगर करता हूं तो तेरा बत्ती जला कि नहीं जला खाली वो बोलना है, ओके। मैं आपको रिलायंस का बैलेंस शीट दिखाता हूं। ये इंड एस वाला नहीं है, एएस वाला है, ओके। नहीं, हाँ, 1 मिनट। हाँ, साल देख लीजिए। देख लिए? ओके, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये सब क्यों लिखे? मेरा हैंड मैंने लिखा। सर क्यों लिखा हुआ है? हाँ, यू कैन गेस, यू कैन गेस। अभी भी सोचते ही रहेंगे क्या?
मरने का टाइम आ गया, 50वां साल लग गया, तुम समझो बात को। आधा कहाँ, 70 साल का मैक्सिमम जिंदगी वे, 70% जी ली है, समझो बात को। बोला 100 साल जिएंगे, आधा जिंदगी है, कहां से 100 साल। बैलेंस शीट दिखाना है ना मुझे। ये देखिए, अभी ना सिर्फ जो दिखा रहा हूं उसी को देखना है। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, अभी मत पूछिएगा। बहुत बार हम इस तरह की बैलेंस शीटें आपके सामने रखेंगे, बहुत सारा बात हम प्रैक्टिकली इस तरह से आप लोगों को बताएंगे। ओके, उस वक्त आप पूछिएगा। अभी खाली एस और इंड एस का बैलेंस शीट का चीज को देखिए। खास करके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को देखिए, खाली नाम कम से कम देखिए। ओके, सी देखिए ऊपर में क्या है, इक्विटी नहीं, आपको बोलना है इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, मालिक लोग का पैसा। और सुनो बच्चों, कैपिटल तो खूब बोला जिंदगी भर, बोला ना जिंदगी में कैपिटल, अब इक्विटी बोलना स्टार्ट करो। इंटर फाइनल में इक्विटी वर्ड यूज करेंगे। मैं ये नहीं बोलता कैपिटल बोलना बंद कर देंगे, रे बाप, वो तो बोलेंगे, बट कैपिटल नाउ इज इक्विटी। बड़े लोग यही बोलते हैं, तेरा अपना इक्विटी कितना लगा रहा है, डेट कितना ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर, अभी सोच रहा हूं, दिमाग में है एक नया काम करने का। बोला सर इतना तो करते हैं, और कितना, कब थ्यावस, मारवाड़ी में थ्यावस मतलब हाँ पे है, वो कब आएगा आपकी जिंदगी में। नहीं नहीं, बाद में बात करता हूं इसके बारे में। वो सेइंग इज, इक्विटी कितना लगा रहा सुदर्शन, डेट कितना लेगा। इक्विटी कितना लगा रहा मतलब अपना कितना पैसा लगाएंगे, डेट कितना लेगा मींस बाजार से कितना पैसा उठाएगा, लोन कितना लेगा। नहीं समझे? आइए बैलेंस शीट देखे, असेट्स देखे। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में है, टी शेप में नहीं है। हम लोग ऐसा बैलेंस शीट 2 महीना बाद बनाएंगे, 1.5 months पकड़ लीजिए। 6 क्लासेस से वीक होगा अगर तो जल्दी बना देंगे। अपन तो 6 क्लासेस से वीक वाले स्टूडेंट है ना, पहले सारा ग्रुप 1 पढ़ना है ना अपन को, तो करेक्ट ना। हाँ तो फिर ठीक है, फिर जल्दी बना देंगे। ये वर्टिकल फॉर्म की बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड ऊपर और असेट साइड नीचे। लायबिलिटी का नाम, लायबिलिटी साइड का नाम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसका पहला आइटम का नाम शेयर होल्डर्स फंड, ये है इक्विटी। 2,40,176 करोड़। हेलो, 2,40,176 नहीं, बाप रे, तो भिखारी का कैपिटल होता है बे। अभी इस बच्चे को बोलेंगे इतना रुपया, ये निकाल देगा। $2,40,176 करोड़ और 7 जीरो है, वो दिखता नहीं है यहाँ पे। हाँ ऊपर लिखा हुआ है। बोला सर इतना रुपया, मैंने क्या बोला था, 16 लाख करोड़ का तो मार्केट कैप है, ज्यादा ही होगा। तो सर ये क्या है, ये बैलेंस शीट का औकात है, और 16 लाख करोड़ क्या है, मार्केट में उसका दाम है। एक सेकंड बोल रहा हूं ना, तुमको रुकना थोड़ा देर बेटा। सर दोनों में डिफरेंस इतना बड़ा, आंसर इज पीपल आर रेडी टू बाय एट दैट प्राइस, इट इज मुकेश भाई's कंपनी। तो सर बैलेंस शीट में 3 लाख करोड़ रुपया मान लीजिए, अभी 2,40 है, 5 साल बाद मान लीजिए 4 लाख करोड़ हो गया, मान लो 4 लाख करोड़ हो गया, फिर भी सर 15 लाख करोड़ रुपया, 17 लाख, मार्केट 4 टाइम ज्यादा दाम देता है। दैट्स कॉल्ड प्राइस टू बुक, दैट्स कॉल्ड प्राइस टू बुक। व्हाट यू आर सीइंग इज बुक। बोलो हाँ, यहां जो देख रहे हो वो बुक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट से फिनेंशियल स्टेटमेंट बना है ना, तो दिस इज बुक। प्राइस इज व्हाट देयर इज इन द मार्केट, शेयर बाजार में उसका जो दाम है दैट इज प्राइस, और बैलेंस शीट में जो दाम है दैट इज बुक। तो सर प्राइस टू बुक कहां पढ़ेंगे, एफएम में, इंटरमीडिएट्स में एफएम में पढ़ोगे। सब कुछ कहीं ना कहीं पढ़ना है।
ओके तो सर इतना बड़ा प्राइस टू बुक रिलायंस का बहुत कम है। नायका वाइका का प्राइस टू बुक देखोगे ना तो बेहोश हो जाओगे। बुक इतनी सी है, प्राइस इतना बड़ा है, क्या समझे? बुक इतना सा है, बुक मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इतना सा और मार्केट इतना बड़ा वैल्यू देता है। यू गॉट द पॉइंट? सर कैसे देखेंगे? थोड़ी देर के बाद, जब ब्रेक के बाद अपन आएंगे या क्लास जब खत्म करेंगे ना, तो मैं मोबाइल पे दिखाऊंगा आप लोगों को कि हाउ दिस प्राइस टू बुक इज सीन, क्या चीज होता है ये, कैसा चीजों का आइडिया होता है। थोड़ा सा ना मैं इस तरह का काम करता हूं, ये प्रैक्टिकल डिस्कशन मेरा क्लास में होता है, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लगता है मेरे को, तो मैं थोड़ा देर तक पढ़ा देता हूं। तो ये नहीं करना चाहिए था, क्लास के अंदर ही रख लेना चाहिए था उसको। एनीवे ये किस तरह से बनाया हुआ बैलेंस शीट है? एएस या इंड एएस? एएस। पहला पेज क्या चीज का? पेज नंबर देख लो 262। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पेज नंबर देख लो 263। ऑडिटर भी देख लो, नहीं दिखा ऑडिटर लोग? सर कितने सारे हैं देखिए, डेलॉयट भी है, चतुर्वेदी एंड शाह भी है, राजेंद्र एंड कंपनी भी है। 3 ऑडिटर सर, जॉइंट ऑडिट बोलते हैं इसको। एक आदमी के बूते का नहीं है ऑडिट करना। सर ऐसा भी होता है? देख तो रहे हो, देख रहे हो ना बेटा, सीइंग इज बिलीविंग मानते हो कि नहीं? ये तो सच्ची है। ओ बाबा हाँ या ना तो बोलो। अच्छा ये सब मैं ना फिंगर से कुछ बोलता हूँ हमेशा, देखिए मेरा फिंगर मूव करेगा, उसको ध्यान दीजिएगा। मैं उस वक्त ना दिस दैट करके निकाल देता हूं वर्ड को, तो बच्चे दिस दैट बोलते, सर कुछ तो बोले नहीं, दिस क्या चीज है? दिस वो फिंगर बोल रहा है वहां पे। 4-5 दिन में आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस तरह से बात करता हूं। कहीं प्रॉब्लम होएगी ना तो यूल बी कंफर्टेबल इन 4-5 डेज। प्लीज हेल्प मी इन दिस रिगार्ड। इतने साल से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, अभी अचानक चेंज नहीं कर पाऊंगा। हम थोड़े से इम्परफेक्ट हैं, तो हम हैं ऐसे ही भाई, उपाय नहीं। डायरेक्टर लोग देखो जरा, पहला नाम देखो ना, काफी है। हाँ काफी है ना? छोड़े अभी? गुड। 263 था पेज नंबर, ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट 264 एंड 265। अब चालू हुआ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स। 266 से चालू हुआ। मैं खाली पेज नंबर आपको दिखाता जा रहा हूं। नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ दिखा तो। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी नोट्स ही बोला जाता है, पर उस तरह से बोला सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स। सर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है आप पढ़ाएंगे ना? यस, AS1 क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज द नेम। It's our syllabus, in our syllabus, हाँ। Now पेजेस चलते रहेंगे, हाँ। नोट्स ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी भी है। कितना नंबर पेज आ गया? 302। नहीं अब कंसोलिडेशन आ गया। लास्ट इज 312। कितना पेज था? कहां से चालू हुआ? 266 से, और 312 में आके खत्म हुआ। 46 नंबर ऑफ पेजेस क्या चीज को डिवोटेड है? नोट्स ऑन अकाउंट्स को। तो सर हम लोग एग्जाम में 46 पेज का नोट बनाएंगे? 1.5 पेज का, 1.5 पेज मैक्सिमम। कभी कभी 2 पेज का बनाना पड़ेगा तो पड़ेगा, आप टेंशन मत लो, इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है। ये रियल कंपनी का, वो भी इंडिया की द बिगेस्ट कंपनी का बैलेंस शीट आप देख रहे हो मेरे भाई। हाईएस्ट मार्केट कैप जिस कंपनी का है आप उसका बैलेंस शीट देख रहे हो, जिसका मार्केट वैल्यू इंडिया में सबसे ज्यादा है, आप उसकी बैलेंस शीट देख रहे हो। और आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो जो अभी फाउंडेशन बेचारा पास करके आया है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? सो डोंट बी वरीड, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, सब सीखेंगे। एक और बस करके उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूं छोटा सा। ये कौन से साल का है देखो?
साल नहीं दिख रहा है, दिखेगा जरूर कहीं ना कहीं तो। अभी भी नहीं दिखा? हाँ नहीं दिख रहा। तुम लोगों को दिख गया? नहीं मेरे को तो इस पेज में भी दिख गया, पहला वाला में ही, यहीं पे लिखा हुआ 17-18, लेकिन वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं ठीक से, वो ग्रीन में घुस के रह गया है वो। तो एक बार माफ करो ना, इधर देखो ना जी, काहे टेंशन है। ये देखो, इंडेस पहले एसेट, देखो बच्चा पहले देखा व्यू, गुड। कौन बोला पहले एसेट? गुड। क्या देखा खास बात? कैसे देखा पहले एसेट? सर अभी देखे थे ना थोड़ा देर पहले। दैट स्टार्टेड विथ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दिस इज अपसाइड डाउन, उल्टा बैलेंस शीट, मतलब असेट साइड ऊपर और लायबिलिटी साइड नीचे। तो सर इंडेस में ऐसा बनाना पड़ेगा? यस, फाइनल के बच्चे उल्टा बनाते हैं सर। नहीं, उल्टा सीधा क्या हुआ रे? वो लायबिलिटी, तुम लायबिलिटी पहले लिखते हो, असेट बाद में, वो लोग असेट पहले लिख देते हैं, लायबिलिटी बाद में, उल्टा क्या बनाते हैं? ठीक है, आगे चलो बेटा। ग्रेट। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ स्टेटमेंट बोर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए, ये था वहां पे, सीधा कैश फ्लो था ना। इसके बाद पेज पलटे थे तो कैश फ्लो आया था ना। सर आप ज्यादा पेज पलट दिए होंगे तो ये सब डाउट नहीं रहता ना, मतलब हाँ, मतलब डाउट मत करना बेटा, लेके देख लेना ना, क्या दिक्कत है। हाँ भरोसा कर लेना बेटा प्लीज। देखिए जल्दी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड देन दे स्टार्टेड नोट्स अलॉन्ग विथ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्लियर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी देखे कुछ, कि एक अलग से स्टेटमेंट बनाया हुआ है, और वही रिलायंस नहीं बनाता था 2015-16 तक, और 16-17 से उसको बनाना पड़ रहा है। ओके, अब यहां पे नोट्स का जरा नंबर ऑफ पेजेस देखते हैं। इट स्टार्टेड इन 286। ऑब्वियसली ज्यादा हो गया होगा, इंडेस में ना बहुत डिस्क्लोजर्स हैं, माने बहुत डिटेल मांगता है, तो 46 पेज से तो जरूर ज्यादा होगा। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। कितना ज्यादा है मैं देखना चाहता हूं बस। 286 से इट स्टार्टेड ना, इट एंडेड हियर 56 नंबर ऑफ पेजेस, 10 पेज बढ़ गया। मेरे मुंह से क्या निकला बीच में, तुमने सुना? क्या बोला मैंने? इंडेस में डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा होता है, इंडेस में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली नोट्स ऑन अकाउंट्स के नंबर ऑफ पेजेस तो बढ़ेंगे ना बच्चा। ड्रॉप करूं बात को? सो विद दीज मेनी बेसिक्स हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का। मैं आकर के प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आपको समझ में आया ना पूरा क्लास अच्छे से? गुड। चलिए आते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेके आते हैं।